हेलो स्टूडेंट दोस्तों, आप फिर से आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे बायोंसी और फ्लोटेशन के चैप्टर में। हमने मोटे मोटे तौर पर ये बात तो समझ ली है कि बायोंसी क्या है और बायोंसी में क्या चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी तरफ इधर हम बात करते हैं फ्लोटेशन की, तो फ्लोटेशन भी आप एक मोटे तौर पर तो समझ ही गए हो कि अगर हम फ्लोटिंग बॉडी की बात करते हैं तो पार्शली सबमर्ज बॉडी है, वो कंप्लीट सबमर्ज नहीं है, और सबमर्ज बॉडी भी आपको पता लग गई। आज हम थोड़ा सा स्तर को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और हमारा अल्टीमेटम जो टारगेट है वो आपको मेटा सेंटर पहुंचाना है, मेटा सेंट्रिक हाइट बताना है, तो सब बातें पढ़ानी है आपको आगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग बॉडी। स्टेबिलिटी हमारा टॉपिक रहेगा, स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग बॉडी। तो चलिए हेडिंग बनाते हैं। इसी के अंतर्गत हम बहुत सारे इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे या बहुत सारी बॉडी पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा भी था आपको पिछले, जब मैंने शुरू किया था चैप्टर, कि हम पढ़ेंगे स्टेबल बॉडी, अनस्टेबल या न्यूट्रल, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ, हेडिंग बना देंगे, स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड एंड, दोनों पढ़ेंगे हम, फ्लोटिंग बॉडी। और ये बात मैं अब बार बार नहीं बताता आपको, अब समझ ही गए हो और समझ भी जाओ कि आगे इस बात को जिक्र नहीं करूंगा मैं कि भाई क्या था फ्लोटिंग बॉडी। एक बार समझ जाओ कि सबमर्ज का मतलब है कि डायरेक्टली वो कंप्लीटली डूबा हुआ है, इमर्स्ड है, और फ्लोटिंग का मतलब है वो पार्सली सबमर्ज है, वो कंप्लीटली नहीं डूबा है। बस इतना ध्यान रखना है। स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग बॉडी के बारे में जिक्र होगा दोस्तों इस टॉपिक में। तो चलिए हेडिंग बना दिया हमने, अब एक एक चीज को समझना बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखो जरा, देखो जरा ध्यान से। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ना, एक डेफिनेशन दूंगा मैं, और डेफिनेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये किसकी बात मैंने करी। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टेबल इक्विलिब्रियम की। पहले मैं बात करूंगा दोस्तों स्टेबल पोजीशन की या स्टेबल इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट वन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखते रहिए, सबको समझ आएगा यार। आज तक समझ आया है तो आगे कौन सा ना आएगा। इक्विलिब्रियम ये भी आएगा। देखिए क्या है सिचुएशन, मान लेते हैं, पहले आप प्रैक्टिकली समझो क्या है। ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के बेस पर समझ आओगे आप, बहुत ही बढ़िया आपको सिखाने का तरीका है ये कुछ ऐसा एक तरीका है दोस्तों, ये बना दिया मैंने इसे, ये कुछ, हाँ बिल्कुल सही बात है। फिगर का इंपॉर्टेंट रोल है भैया। चलो,
क्योंकि इस फिगर से ही तो तुम्हें पता लग जाएगा। देखो, देखना भाई, फिगर में ये कोई बॉल है दोस्तों, ये कोई बॉल है ऐसा, और इस बॉल को आपने डिस्प्लेसमेंट किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मिला और ये इधर आया होगा, ऐसे नाचा होगा ये बढ़िया से यहाँ। और लेकिन ये इसमें ऐसा एक अरेंजमेंट है ये कि कुल मिला के कि ये फिर से अगर वापस आ जा रहा है, फिर से अपनी ओरिजिनल अवस्था पे आ जाएगा, ये यहाँ पर, ये अपनी ओरिजिनल अवस्था पर आ जाएगा। केवल कहने का मतलब एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के माध्यम से ही, डिस्प्लेसमेंट से ही अगर ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, इसी को बोलते हैं दोस्तों स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझे कि नहीं समझे? व्हेन बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, व्हेन अ बॉडी की डेफिनेशन लिख रहा हूं, व्हेन अ बॉडी इज displaced from its original position, when a body is displaced from its original position, its original position, कहने का मतलब है ओरिजिनल पोजीशन यहीं पर है, ये थी ओरिजिनल पोजीशन, और यहाँ से डिस्प्लेस किया ना, ये ऐसा डिस्प्लेस किया हमने, तो ये डिस्प्लेस हुआ होगा बिल्कुल सही से हुआ होगा। लेकिन दोस्तों ये क्या कर रहा है, ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन ये क्या कर रहा है, फिर से पहुंच रहा है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, एंड इट टेंड्स टू कम बैक, and it tends to come back, and it tends to come back। समझे बात को? हमने क्या किया दोस्तों, एक बात को समझो, ये थी आपकी ओरिजिनल पोजीशन, इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, क्या थी ओरिजिनल पोजीशन, इसको मैं बना देता हूँ, ये थी ओरिजिनल पोजीशन ऐसा, ये था गोला भी, कोई बॉडी, इस बॉडी को थोड़ा सा आपने डिस्प्लेसमेंट दिया या गया भी, लेकिन फिर से ओरिजिनल अवस्था पर आ चुका है, इसी को बोलते हैं दोस्तों स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कहीं नहीं जाएगा। और ये चीजें हम पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहले दिमाग में तो यही सवाल आएगा कि सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ऐसा क्या है, ये बॉल क्यों दिखा रहे हैं आप, क्या है इसका मतलब, क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, बताओ ना। ये हम पढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम बायंसी और फ्लोटेशन का प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, और ये प्रिंसिपल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम शिप की बात करते हैं, जहाज, पानी के जहाज की जब हम बात करते हैं, शिप होते हैं ना पानी के जहाज, जो बड़े बड़े शिप होते हैं, तो वहाँ पर उस जहाज में बहुत सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हम पढ़ेंगे आगे जाके, जब हम मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंटर के बारे में जब आपको सिखा रहे होंगे, तो वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे ये शिप है, ये समुद्र में, आपका समुद्र में ही बह रहा है, मतलब समुद्र में है, ये सी में है, होगा क्या कि ये सी में ये जहाज है, शिप है मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, भाई समुद्र के जो पानी की लहरें यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, हो सकता है कि इधर से भी आ जाए, इसकी वजह से ये क्या करेगा, ये कुछ डिस्प्लेस करेगा अपनी जगह से। तो ऐसा ना हो कि, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसी बेस पर हम ये 3 पोजीशन पढ़ते हैं इसी शिप के लिए, या किसी, ये तो मैंने बड़ा एग्जाम्पल आपको दे दिया शिप, हो सकता है कि छोटी मोटी नाव की बात करें, हो सकता है किसी छोटे मोटे बॉडी की बात करें आप, लेकिन हम ये पढ़ क्यों रहे हैं आपको इसलिए फील करा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली में, when a body is displaced from its original position and it tends to come back to its original position। देखो छोटी मोटी लहरें आई, छोटी मोटी लहरें आई, अपनी अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ होगा ऑब्वियसली, लेकिन फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया ना। ऐसा अगर होता है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ये ओरिजिनल पोजीशन ये था, उससे कहीं डिस्प्लेस हो जाता है दूसरी जगह पे, तो दोस्तों ये अब अनस्टेबल हो जाता है, अब ये अनस्टेबल हो जाता है दोस्तों। कहने का मतलब है अगर अगर ये जहाज है, ये जहाज, और इस पे लहरें आ रही हैं, धड़ाधड़ लहरें आ रही हैं, और ये अब इस पे थोड़ा मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये अपनी किसी दूसरी जगह पर ये निकल गया, पता नहीं लग रहा, कहीं डूब गया, तो ये अनस्टेबल हो गया।
लेकिन वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जा रहा है। जैसे मैंने देखा ना आपको कि हल्का सा डिस्प्लेसमेंट आपने दिया, हल्का सा फोर्स लगा और लहरों की वजह से या कुछ भी वजह से तो वो आपका डिस्प्लेस हुआ है। देखो ना, इधर से गया होगा इधर, इधर से गया होगा इधर, लेकिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर फिर से वापस आ गया है। वही तो कहा है कि दोस्तों इसी इक्विलिब्रियम को कहा जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कहानी किसकी है सर? इसी इक्विलिब्रियम को बोला जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन अ बॉडी is displaced from its original position and it tends to come back to its original position, this is the stable equilibrium। दोस्तों यही है स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझे बात को? नहीं समझे? ओके। लेकिन यहीं पर दूसरी मैं सिचुएशन कहता हूं, दूसरी सिचुएशन आपको बताता हूं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब दूसरा जो सिचुएशन मैं बता रहा हूं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात है। ये पहले न्यूट्रल की बता देते हैं। चलिए, आप भी क्या याद करोगे? न्यूट्रल, NEU है वो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। दोस्तों बात करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगा दोस्तों? इस बात को समझना ध्यान से कि कोई भी आपका बॉडी, ये सरफेस पहले बना लेता हूं मैं, ये है कोई, है ना, और इसमें आपने क्या किया है कि एक पहला ये बॉडी था ऐसा, ये था, इस पे डिस्प्लेसमेंट दिया, इस पे डिस्प्लेसमेंट दिया आपने, और डिस्प्लेसमेंट देने के बाद ये था दोस्तों, यहाँ पर था बॉडी, मतलब ये था पहले, यहाँ पर देखना, कंफ्यूज मत करना, ये था मेंबर आपका, मतलब ये बॉडी था। इस बॉडी पर आपने एक डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ये एक नई पोजीशन पर आपका आ चुका है। नई पोजीशन पर अगर इसने फॉर्म किया है, मतलब कि नई पोजीशन पर आया, इसको बोल देंगे कि बॉडी अभी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। कहने का मतलब है when the body is displaced from its original position it remain, क्या लिखा है इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन होगी when body is displaced from its position, its original position, ओरिजिनल पोजीशन। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये ओरिजिनल पोजीशन ये वाली है, इस पोजीशन से आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो आपको नई जगह पर मिल रहा है क्या? ये है ना। इट रिमेन इन द दैट इन रिमेन इट रिमेन इन द न्यू पोजीशन। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, न्यू पोजीशन। पूछते हैं छोटी छोटी डेफिनेशन कभी आ जाए कि बॉडी पर कोई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया तो वो न्यू पोजीशन पर आ गया, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? तो आप कहेंगे कि क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं। व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स द ओरिजिनल पोजीशन इट्स रिमेन्स इन दैट न्यू पोजीशन, दिस इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, समझ आया? नाम से पता भी लग रहा होगा। कहने का मतलब आपने शिप पे डिस्प्लेस किया और वो जहां पे था वहां पे नहीं है। पहले क्या हो रहा था कि शिप पे छोटा सा लहरों का जो थोड़ा सा इफेक्ट हुआ होगा, वो डिस्प्लेस हुआ होगा, लेकिन फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है। लेकिन न्यूट्रल में क्या हो रहा है कि वो लहरों का धक्का मारा और वो इस पोजीशन से कहीं दूसरी जगह पर चले गया, है ना। चलिए, तीसरा है जी, जिसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब समझो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को समझो। ये फिगर से भाई कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये फिगर कंफ्यूज करते भी हैं। जो बालक पहली बार पढ़ता है ना, उनको 100% इस फिगर में कंफ्यूज भी रहता है। लेकिन मैं आपको रियल एग्जाम्पल से ले गया हूँ, सिप का एग्जाम्पल दिखा दिया मैंने आपको, पहले सिखाने के लिए। ये फिगर बहुत बढ़िया है कि स्टेबल का मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है, न्यू पोजीशन पर आ रहा है। लेकिन इसको रिलेट जो है आपको प्रैक्टिकली से भी कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना।
दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। ये कोई आपका कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है, सेट है। यहाँ पर बॉडी कहाँ पर थी आपकी, यहाँ पर थी दोस्तों। ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पर है, ये है ओरिजिनल पोजीशन। अब यहाँ पर आप डिस्प्लेस करोगे तो क्या आपको कहीं पर ये बॉडी का न्यू पोजीशन आपको पता लग पाएगा क्या? मुझे बता, सच बताओ भाई। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पहले वाले केस में क्या हो रहा था, यहाँ पर आप डिस्प्लेस दे रहे थे इसको, इधर या उधर जो भी है, तो ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा था। इसमें आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे थे तो एक न्यू पोजीशन को पता लग रहा था, न्यू पोजीशन पर ये आपका मिल रहा था। लेकिन क्या मुझे बताओ कि यहां से अगर इस पे डिस्प्लेसमेंट दे दो, धक्का मार दो इस पे, तो क्या न्यू पोजीशन का पता लगेगा? अरे नहीं लगेगा, वो कंटिन्यूस जाएगा आपका, वो कंटिन्यूसली पता नहीं कहाँ जाता है, हमें पता नहीं, पता नहीं कहाँ जाता है। देखो पहले हम पढ़ेंगे, इसको रिलेट करेंगे आगे भी। ये सिप है, इस पे आपका क्या हो रहा है कि अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे रहा है तो कंटिन्यूसली चल रहा है, कंटिन्यूस ड्रॉ डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब वो हमें मिला नहीं, उसका पोजीशन नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोस्तों कहने का मतलब है व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, व्हेन अ बॉडी, यहाँ पर लिख रहा हूँ डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी, व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, when a body is displaced from its original portion, from its original position। तो यहाँ पर मैं दिखा भी नहीं सकता इसको कहीं, मैं यहाँ पर दिखा ही नहीं सकता। हाँ थोड़ा सा ये बता दूं मैं कि कंटिन्यूसली चलेगा, ये मैं जरूर यहाँ पर बता दूं कि कंटिन्यूस चलेगा भी, ऐसा ऐसा ही आता रहेगा, हमें पता भी नहीं रहेगा इसकी पोजीशन का। कंटिन्यूसली का मैं साइन मतलब वो बना देता हूँ। When a body displays from its original position, it continues to move away। ठीक है, क्या लिखा है, it's continuous to move away। ये है दोस्तों न्यू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किसकी बात हो रही है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। यहाँ पर इस फिगर से भी आप समझ गए होंगे शायद, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लीनियर और रोटेशनल स्टेबिलिटी हमको पढ़ना है। अभी हमने केवल मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है, स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज और फ्लोटिंग बॉडी हमें सीखना है। तो लीनियर स्टेबिलिटी, आपका रोटेशनल स्टेबिलिटी, सब बातें हमको क्लियर करनी है। पहले आपने ये सीखा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में फर्क मालूम पता लगा, न्यूट्रल में फर्क मालूम लगा, और अनस्टेबल में भी मालूम पता लगा। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पर लीनियर स्टेबिलिटी की दोस्तों, और फिर बात करेंगे रोटेशनल स्टेबिलिटी की। तो सबसे पहले हेडिंग बना देंगे, हमें पढ़ना है यहाँ पर लीनियर हमें पढ़ना होगा लीनियर एंड रोटेशनल स्टेबिलिटी, लीनियर एंड रोटेशनल स्टेबिलिटी। और दोस्तों लीनियर और रोटेशनल स्टेबिलिटी में ध्यान रखना है, लीनियर एंड रोटेशनल स्टेबिलिटी में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है लीनियर स्टेबिलिटी का। मतलब पहले हमें पढ़ना होगा लीनियर स्टेबिलिटी को, और लीनियर स्टेबिलिटी में जितना मैं फोकस फिगर पे डालूं उतना ही आपको समझ भी आएगा, टेंशन न लें। लीनियर स्टेबिलिटी को समझने के लिए मैं जितना फोकस आपको डालूं फिगर को समझाने में, उतना ही आपको थ्योरी से नहीं समझ आएगा। इसलिए फिगर को बहुत ही आसानी से समझे, मेरे साथ ध्यान से मेरी बात को समझना, सब कुछ समझ आएगा, सब कुछ समझ आएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ लीनियर स्टेबिलिटी की। ये कोई मेंबर है, मतलब कि सॉरी ये फ्री सरफेस है, यहाँ पर मैं फ्री सरफेस बना देता हूँ। ये फ्री सरफेस है, आप सब लोग जानते हैं, और इसमें कोई मेंबर आपने डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, लीनियरली फोर्स लगा रहे हैं, कोई मान लेते हैं, जैसा आप कहते हो ना कि ये कोई पानी है, पानी में आप फोर्स लगाते हैं भाई, ये है सपोज, मैं सब फोन से समझाता हूँ आपको। ये पानी का लेवल है और इसमें आप डुबो रहे हैं ऐसे, मतलब ऐसे आपने लीनियर स्टेबिलिटी का बात कर रहे हैं।
तो लीनियरली एक फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, होगा क्या दोस्तों, क्या होगा बताओ। फोर्स लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, मुझे बताइए, आपकी जवाब चाहिए मुझे, मुझे जवाब चाहिए कि जब आप फोर्स लगाओगे दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर। सर हम बताते हैं आपको, क्यों नहीं पता लगेगा, हमें पता लगेगा। देखो ये क्या होगा ना, क्या होगा ना दोस्तों, ये नीचे आएगा। अब समझो जरा चीजों को। पहली जो सिचुएशन थी आपकी, पहली जो ओरिजिनल सिचुएशन थी, ए बी और सी और डी थी दोस्तों। लेकिन जब आप किसी फोर्स का एक्शन करो, लीनियरली है ये, रोटेशनल नहीं लगा रहे हैं आप, ऐसे नहीं बढ़ा रहे हैं। दो चीजों को फोकस करना दोस्तों, एक लीनियरली और एक रोटेशनली। रोटेशनली और लीनियरली में यही फर्क है, स्पीकर से मैं बार बार आपको समझाता हूँ। देखो लीनियरली का मतलब ऐसे, लीनियरली का मतलब ऐसे, और जब मैं रोटेशनल स्टेबिलिटी की बात करूंगा उसको ऐसे कहो, उस पर मैं ऐसे लगाऊंगा फिर फोर्स, ऐसे लगाऊंगा, मतलब कि मूवमेंट ऐसे लगाऊंगा, ये फिर बॉडी तुम्हारी ऐसे जाएगी, ये समझ गई बात को। तो दोनों में फर्क मालूम पता हो गया कि तो रोटेशनली है और एक लीनियरली की बात हो रही है। वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं, कहने का मतलब लीनियर स्टेबिलिटी की जब बात होगी, इसमें आप वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। और वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट में शुरुआत की जो पोजीशन थी दोस्तों, शुरुआत की पोजीशन ये थी, शुरुआत की पोजीशन थी ए बी और सी और डी। लेकिन जब आप लगाओगे ना इस पर लीनियर स्टेबिलिटी, मतलब कि वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो आपको क्या मिलेगा, ये ए डैश वी डैश और सी डैश और डी डैश। यस और नॉट, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कहने का मतलब है कि अगर आप बात करते हैं किसी भी लीनियर स्टेबिलिटी का, मैंने हेडिंग बनाया है, उसी में मैं पढ़ रहा हूं, व्हेन स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेटअप, व्हेन स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, व्हेन स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज सेट अप। अगर आप एक छोटा सा लीनियरली डिस्प्लेसमेंट देते हैं, जैसे कि वहां पर दिया है, तो आपका एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। क्या होगा दोस्तों, व्हेन स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेटअप, तो यहां पर एक क्या होगा सेटअप, इसमें एक रिजल्टिंग फोर्स उसको कहते हैं, रिजल्टिंग फोर्स उसको कहते हैं जनरेट होगा, अपवर्ड फोर्स। कहने का मतलब व्हेन द स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज सेट अप, रिजल्टिंग फोर्स विल अकर एंड द बॉडी इज सेट टू बी हैव, द body is said to be have is said to be have said to be have in in लीनियर स्टेबिलिटी, इसी को बोलते हैं हम लीनियर स्टेबिलिटी। कहने का मतलब है, ध्यान से देखो दोस्तों, when a small linear displacement setup resulting force the body is said to be have in linear stability। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपने क्या किया, एक लीनियरली फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, एक लीनियरली डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन बॉडी के द्वारा, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, आपने एक्शन क्या किया, एक्शन कुछ भी हो सकता है। अभी तो आप क्या कर रहे हैं, लीनियरली पढ़ रहे हैं भाई, आगे हम पढ़ेंगे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, तो उस समय पर जहाज में ऐसा भी एक फ्रीडम है, ऐसा भी एक फ्रीडम है, ऐसा भी घूम सकता है, ऐसा भी घूम सकता है और ऐसा भी घूम सकता है, हम पढ़ेंगे सारी की सारी बातें। तो यहां पर सबसे पहले हमने पढ़ा लीनियर स्टेबिलिटी, मतलब कि एक ऐसा एक एक्शन हुआ होगा, एक डिस्प्लेसमेंट दिया गया होगा किसी भी वजह से, हवा से लगाए जो भी है, या लहरों के कारण कभी कभार ऐसे चलता है ना आपका लीनियर स्टेबिलिटी, तो उस समय हुआ। तो यहां पर फ्लूइड के द्वारा ही एक आपका फोर्स अगर लगता है, और उस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या रिजल्टिंग फोर्स, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या रिजल्टिंग फोर्स। ज्यादा बढ़िया नाम उसका रिस्टोरिंग फोर्स है, रिजल्टिंग नहीं। यहाँ पे लिखते हैं उसको रिस्टोरिंग फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स एक जनरेट होता है, और यही रिस्टोरिंग फोर्स इसको क्या करके रखेगा, फ्लोट करके रखेगा। यही जो रिस्टोरिंग फोर्स है दोस्तों, ये इसको फ्लोट करके रखेगा, ये बात को, क्योंकि हम पढ़ भी किसके लिए रह रहे हैं, इस सारी की सारी बात पढ़ रहे हैं हम लीनियर और रोटेशनल स्टेबिलिटी,
फॉर फ्लोटिंग बॉडी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, बल्कि लिख दो फॉर फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी का मतलब है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए, पार्शली सबमर्ज के लिए, बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें पहला केस हो गया लीनियर स्टेबिलिटी का, और लीनियर स्टेबिलिटी का मतलब है व्हेन अ स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेट अप, अगर आप किसी बॉडी को लीनियर से डिस्प्लेसमेंट देते हैं छोटा सा, तो वो एक सेट करेगा नीचे से, अपने आप में खुद से सेट होगा, उसको बोलेंगे दोस्तों एक रिस्टोरिंग फोर्स। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा ये इसको बैलेंस करके रखेगा, खत्म हो गया। तो लीनियर स्टेबिलिटी की कहानी समझ आ गई होगी आपको, बहुत ही सिंपल थी। समझ आया कि नहीं आया बताइए? कुछ भी नहीं था दोस्तों, मैंने क्या कहा है कि लीनियर स्टेबिलिटी व्हेन द स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेट अप द रिस्टोरिंग फोर्स, द बॉडी इज सेट टू हैव लीनियर स्टेबिलिटी। और आप सभी लोगों को पता लग गया है ना? अरे ये क्या करेगा ना, ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट के कारण, जो आपने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लगाया था उसके कारण अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, जो वो ओरिजिनल पोजीशन से नीचे आया था कि नहीं आया था, डिस्प्लेसमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे हुआ था कि नहीं होगा? डिस्प्लेस होगा ना अपनी पोजीशन से, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस ही तो हुआ था ये। अगर आप ध्यान से देखें तो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये यहाँ इतना। तो उस पोर्शन को फिर से रिस्टोर करने के लिए एक फोर्स लगता है बॉडी पर फ्लूइड के द्वारा, उसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। दोस्तों समझ आ गया होगा? चलिए अब हम फ्लोटिंग बॉडी के लिए दूसरा कंडीशन जो है हम वो पढ़ रहे हैं। इसमें पहली कंडीशन हमने पढ़ी, ये कर सकते हैं इसको, एक कंडीशन आपकी हो गई लीनियर स्टेबिलिटी, फ्लोटिंग बॉडी के लिए बात कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन जो होगी दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल स्टेबिलिटी। सेकंड कंडीशन दोस्तों हेडिंग बना देंगे रोटेशनल स्टेबिलिटी, रोटेशनल स्टेबिलिटी, रोटेशनल स्टेबिलिटी। चलिए फिर रोटेशनल स्टेबिलिटी पढ़ लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है ना? चलो जी, रोटेशनल स्टेबिलिटी दोस्तों ध्यान से देखना मेरी बात को, रोटेशनल स्टेबिलिटी क्या हो रहा है भाई आपका। यहाँ पर थोड़ा सा अलग करेंगे बातों को, यहाँ पर थोड़ा सा अलग बातें करेंगे हम क्या करेंगे कि एक मेंबर को लेंगे और उस पर फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाने के बाद मतलब कि वो कपल लगाएंगे, एक फोर्स जनरेट कराएगा, है ना? when the small angular displacement is set up, when a small angular displacement is set up, कहने का मतलब क्या है, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखिएगा, when a small एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट था लीनियरली, और यहाँ पर एंगुलरली है। भाई लीनियरली का मतलब आपका लीनियरली हो रहा था, एंगुलर का मतलब आपका एंगल पर हो रहा है किसी थीटा पर, और वो बात अभी आपको प्रूफ होते हुए दिखेगी, ध्यान से देखो। व्हेन अ स्मॉल एंगुलर displacement is set up, displacement is set up the रिस्टोरिंग कपल, इसको बोला जाता है रिस्टोरिंग कपल। वहां पर था रिस्टोरिंग फोर्स, और यहाँ पर एक मोमेंट रिस्टोरिंग कपल जनरेट होगा, और वो रिस्टोरिंग कपल क्या है इस बारे में ध्यान से देखना दोस्तों। अब देखो जरा ध्यान से मेरी बात को समझना, हमने क्या कहा कि एक बॉडी था, ये तुम्हारा पानी है, ये था सपोज दैट, है ना? ये सपोज दैट था, ऐसा था। इस बॉडी पर आपने कोई एक रिस्टोरिंग एक मतलब कि एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, एंगल पे किया, किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया है? किया ना? अब जब आप इस बॉडी पर रिस्टोरिंग सॉरी वो देखोगे, तो ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है ये कुछ ऐसे मूवमेंट करेगी, कुछ ना कुछ। बात को मानते हो नहीं मानते हो?
मानते हो कि नहीं मानते हो? कुछ ना कुछ करेगी ना मूवमेंट, ये बात तो सच है ना, ये नहीं करेगी? हम्म, करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो सिचुएशन है ना, ये थोड़ा सा और छोटा, ये देखो आप। बेटा, आप कह सकते हैं कि सर हमने पहले भी पढ़ा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी तो अपनी जगह है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी तो अपनी जगह है, और सेंटर ऑफ बायोन्सी बी भी अपनी जगह है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी अपनी जगह है और सेंटर ऑफ बायोन्सी भी आपका अपनी जगह है। लेकिन चेंज होगा ना, चेंज होगा वो आपका अब कुछ और होने वाला है। अब देखो जरा, यहाँ पर आपके जो छोटे मोटे डाउट हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं आज, वो सब आपके क्लियर होने वाले हैं दोस्तों, बात ध्यान रखना आप। भाई आप मुझे बताओ कि सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या था? सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या था? कि जितना बॉडी के द्वारा फ्लूइड डिस्प्लेस किया जाए उसका ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी था क्या? अगर आप बॉडी को डिस्प्लेस करा रहे हैं, ध्यान से देखना मेरी बात को, अगर आप किसी वॉल्यूम को, किसी बॉडी को डिस्प्लेस करा रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड भी डिस्प्लेस आपका डिस्टर्ब होगा, और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होगा तो बायंसी पॉइंट भी डिस्टर्ब होगा। कहने का मतलब एक ही पॉइंट है जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो है जी। एक ही पॉइंट है जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो है दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब भी वहीं पर होगा और उसी लाइन पर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन इस पॉइंट को आप कह देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं इसको, बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रोइडल एक्सिस भी है वो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ये देखो जरा फिगर को, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट को तो मैं लिख ही देता हूँ, ये लो जी। लेकिन पहले आपका जो बी था यहां पर था सपोज दैट, लेकिन क्या आपको बी भी अभी यहीं पर मिलेगा क्या? नहीं भाई, पहला आपका पानी ये था, अब आप ये पानी के नीचे इतना सरफेस था, इतना सरफेस था, अब आपने इसको बैंड कर दिया तो आपका एरिया डिस्पर्सन बढ़ गया होगा, एरिया ऑफ डिस्पर्सन बढ़ होगा, कहीं ना कहीं आपका सीजी पॉइंट आपका अलग होगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी, जब सीजी पॉइंट अलग है, और वही तो पॉइंट है, सीजी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड अलग है तो बायोन्सी भी आपका अलग हो जाएगा। और दोस्तों इसी को कहा जाता है बी डैश, ये जो नया पॉइंट मिला है इसी को बोला जाता है नया पॉइंट को ही बी डैश, क्योंकि भाई बायोन्सी में फर्क पड़ा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बता दूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। हाँ, फर्क पड़ा है तो बायोन्सी पॉइंट में मिला है। अब समझो ध्यान से, तो ये जो नया बायोन्सी पॉइंट मिला है, मैं यहां पर आपको और अच्छे से इसको समझाता हूं, क्योंकि मैं पहले आपका मकसद मेरा था समझाना आपको कि बी क्या है। बी यहां पर बहुत आसानी से आपने देखा कि सर बी वो पॉइंट है जहां पर कि फ्लूइड के द्वारा इतना पार्ट आपका पानी में है ना, इतना पार्ट पानी में ना, बल्कि आप फ्री सरफेस दिखा दो यार, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फ्री सरफेस दिखा दो कहीं, ये फ्री सरफेस यहाँ पर दिखा दो, ये लो खुश हो आप, ठीक है। तो इतना पार्ट आपका पानी है तो जी के नीचे ही होगा बायोन्सी पॉइंट, तो क्यों जी के नीचे क्यों है बायोन्सी पॉइंट? भाई आपका जी तो एच बाई टोटल एच है, तो ये तो एच बाई टू पर होगा, और ये तो तुम्हारा वैसे ही कम है बी, ये वाला इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए तो ये तो नीचे ही होगा फिर तो, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। तो जी में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन हाँ बी, क्योंकि फ्लूइड डिस्प्लेस जो है उसका बड़ा होगा या घटा होगा, जो भी मतलब डिस्टर्बेंस हुआ है, तो बी भी आपका डिस्टर्बेंस हुआ है तो बी आपको अलग रख दिया। ये बात तो आपको समझ आ गई सर, ये बात तो हमको समझ आ गई कि ये देखो, अब ध्यान से मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना दोस्तों ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये पॉइंट आपका इधर, ये वाला पॉइंट आपका जी पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पॉइंट आपका ओरिजिनली ये बी पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बी पॉइंट जो है शिफ्ट हो गया अब इसी के पैरेलल में यहाँ पर बी पॉइंट, क्योंकि शिफ्ट होना स्वाभाविक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्योंकि सी बी मैंने इधर क्यों शिफ्ट कराया, ये बात समझे आप? भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि जहां पर आपका टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है, टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आप अगर आप इस बॉडी को पहले यहां रखो, अब इस बॉडी को यहां रखो, तो तभी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पर रहेगा। लेकिन ये बी को नहीं रख सकते ना यहां पर, क्योंकि दोस्तों बी किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्लूइड डिस्प्लेस पर, और पहले बॉडी आपकी ऐसे थी तो फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट आपका इतना ही पोर्शन का था, लेकिन जब आपने ऐसा घुमाया तो फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट आपका इधर की तरफ होगा, क्योंकि बॉडी इधर ही तो पलटी है,
ये बात आपकी समझ आ गई, इसमें नहीं समझ, इसमें तो आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों एक पॉइंट अब हमारे जीवन में सबसे पहली बार हमारे सीखोगे हम। अब क्या करते हैं कि जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पर कौन सा फोर्स लगता है भाई? इस बी पॉइंट पे लगता है बाइंड फोर्स एफ बी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बाइंड फोर्स हमेशा क्या लगता है, हमेशा क्या लगता है दोस्तों, हमेशा अपवर्ड लगता है। और इस पॉइंट पर, इस जी पॉइंट पर, है ना, ये जो जी पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर इधर जी पॉइंट पर क्या होगा दोस्तों, ये आपका हो गया, यहाँ पर क्या लगेगा, ये लगेगा टोटल वेट, ऐसा एक्ट करेगा नीचे। दोस्तों अगर आप इसी लाइन को, जहां पर बाइंड फोर्स लग रहा है, उसी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करें और आगे चलें और यहाँ पर मीट करवाएं, जो आपका सीजी ऑफ लाइन है, सीधी लाइन जो आपकी है सेंट्रोइड लाइन, उसी पर मीट कराएं तो दोस्तों एक नया पॉइंट मिलेगा, और इसी पॉइंट को बोला जाता है दोस्तों मेटासेंट्रिक पॉइंट। तो आज आपने पहली बार सीखा है कि एम इज द मेटासेंट्रिक पॉइंट, मेटासेंट्रिक पॉइंट। क्या मिला आपको? मेटासेंट्रिक पॉइंट। दिस द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यू बायंसी पॉइंट टू दी टू दी टू दी line of centroid, line on the centroid of the point on the centroid line, या आप ऐसा कह सकते हैं the bind force intersect with the point in the centroid line। कहने का मतलब है, आप सीधे सीधे समझो कि जो बाइंड फोर्स है उसी की, जो तुम्हारा बाइंड फोर्स की जो लाइन है, कहने का मतलब बाइंड वाला जो पॉइंट है उसी से इंटरसेक्ट कराओगे सेंट्रोइड लाइन पे, तो जो पॉइंट मिलेगा आपको मिलेगा मेटासेंट्रिक पॉइंट। अरे समझे कि नहीं समझे? साथ में समझ रहे हो? यहाँ पर मेटासेंट्रिक का पॉइंट का मतलब समझे या नहीं समझे, बताओ। मेटासेंट्रिक पॉइंट का मतलब क्या समझे, या मेटासेंटर का क्या मतलब समझे आप? दोस्तों मेटासेंटर का मतलब है, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट अबाउट विच द बॉडी स्टार्ट ऑक्सिलेटिंग व्हेन द बॉडी इज टिल्ट बाय a small angle. The metacenter may also be defined as the point at which the line of action of the force of buoyancy will meet the normal axis of the body। दोस्तों मेटा सेंटर का मतलब आप कह सकते हैं एज दिस इज द पॉइंट एट विच लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ बायोन्सी, दैट मीन्स द बायोन फोर्स विल मीट द नॉर्मल एक्सिस ऑफ द बॉडी। इसको नॉर्मल एक्सिस कहते हैं, इसको नॉर्मल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ये क्या है? बाइंड फोर्स मीट एट द नॉर्मल मेटा सेंटर इज द पॉइंट वेयर द बाइंड फोर्स मीट एट द नॉर्मल एक्सिस ऑफ द बॉडी। दिस इज द नॉर्मल एक्सिस, तो बोलते हैं नॉर्मल एक्सिस ऑफ बॉडी। एक बार फिर से डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द मेटासेंट्रिक पॉइंट इज द पॉइंट वेयर बाइंड फोर्स मीट एट द नॉर्मल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, तो ये मेटासेंटर मिल गया। अब यहीं पर दोस्तों ये वाला हाइट अगर आप ध्यान से देखें, ये तो ये आपका क्या हो जाएगा, जी एम। इस दूरी को हम कह रहे हैं जी से लेकर एम। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, कि पानी का लेवल है यहाँ पर, इधर देखो आप, ये आपने पानी का लेवल बता दिया, फ्री सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है दोस्तों, अगर आप ध्यान से फोकस करते हुए देख रहे हैं तो बेटा यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये मेटासेंट्रिक पॉइंट है, इस मेटासेंट्रिक पॉइंट पर आपका एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है कुछ इस तरीके से एफ बी, और यहाँ पर डाउनवर्ड इस पॉइंट पर, ये तुम्हारा बी पॉइंट है, जी पॉइंट सॉरी, इसको मैं जी कहूंगा, ये तुम्हारा एम पॉइंट है एक तरह से, क्योंकि बाइंड फोर्स भी तो मिलकर यहीं पर जाएगा एक्शन। और यहाँ पर जो जी है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो टोटल फोर्स लगता है, सॉरी टोटल वेट, वेट तो डाउनवर्ड ही लगेगा, तो यहाँ पर आप वेट कहोगे कि सर डाउनवर्ड लग रहा है, यस और नॉट। लेकिन यहाँ पर एक डिस्टेंस वो है जीएम डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को कह रहे हैं दोस्तों जीएम डिस्टेंस। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे हो? अरे वो जो डिस्टेंस है वो जीएम डिस्टेंस है बालकों, भूल काहे जाते हो? वो जो जीएम है वही तो है वो जीएम डिस्ट्रिक्ट का मतलब कि जीएम डिस्टेंस। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है?
मुझे बताओ, यहीं से आप स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी सीखोगे रोटेशनल बॉडी का। बताइए, पहले मुझे बताइए। रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी में सिखा रहा हूं आपको भाई, ठीक है ना। हम आपको सिखा रहे हैं रोटेशनल स्टेबिलिटी, इसलिए ध्यान से देखते रहो, इसी में सारी चीजें आपको समझ आएंगी। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर एक कपल जनरेट होगा, अगर आप ध्यान से फोकस करते हुए मुझे पढ़े हो, एक कपल जनरेट होगा दोस्तों। कैसे होगा जानते हो? चलो बताते हैं। ये जीएम क्या है? ये मेटासेंट्रिक हाइट है। जीएम को बोला जाता है मेटासेंट्रिक हाइट, और जी से लेकर एम तक की डिस्टेंस है, कोई दिक्कत थोड़ी है। मेटासेंट्रिक हाइट बोला जाता है दोस्तों इसको, ठीक है ना, मेटासेंट्रिक हाइट। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो एक कपल जनरेट हो रहा है यहाँ पर, और ये कपल आप नहीं लगा रहे हैं, ये खुद से हो रहा है, और ये कपल कुछ एंटी क्लॉक वाइज रिस्टोरिंग कपल लग रहा है। ये इसको बोलते हैं हम रिस्टोरिंग कपल, यही है वो रिस्टोरिंग कपल जो मैंने शब्द अभी पीछे डिस्कस किया था ना, यही है वो रिस्टोरिंग कपल। अब देखो जरा ध्यान से, मैं इस बॉडी में सिखा रहा हूँ आपको। आपने एक्शन कैसे पाया इसमें, इसमें एक्शन कैसे पाया? ये कुछ ऐसे क्लॉकवाइज। ये हो सकता है कि बॉडी पर किसी भी लहरों के द्वारा, हो सकता है कि ये था बॉडी आपका, ये शिप था, और इस शिप पे आपका कोई क्लॉकवाइज ऐसा आपका ऐसा एक एक्शन हुआ है, लहरों का हुआ है। सपोज ध्यान से देखना क्या है, ये कोई बॉडी था क्लॉकवाइज, ये शिप था मान लेते हैं, इस पर आपका लहरों के द्वारा एक क्लॉकवाइज ऐसा हुआ है, और एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये एक्शन है, ये एक्शन है, एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन अगर ऐसा सेटअप है आपके पास, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, मतलब कि यहां पर देखो आप, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है और मेटा सेंटर ऊपर। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, ये कब बनेगी वो मैं बताऊंगा आपको आगे, बस अभी समझो आप। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि मेटा सेंट्रिक हाइट ऊपर है और जी नीचे है, तो आप क्या कहेंगे कि दिस इनटू दिस, एक आपका ये फोर्स और एक फोर्स, मतलब एक वेट और बाइंड फोर्स के कारण एक कपल जनरेट कराएगा। यहाँ पर एक कपल जनरेट होगा दोस्तों, इस बॉडी में एक कपल जनरेट होगा दोस्तों, और एक कपल क्या कहलाएगा? ये रिस्टोरिंग कपल कहलाएगा। मतलब कि इसमें एक्शन जो हो रहा था, अगर आप ध्यान से देखें तो एक्शन तो कुछ ऐसा हो रहा था, एक्शन तो कुछ ऐसा हो रहा था दोस्तों, लेकिन इस एक्शन के लिए रिस्टोरिंग कपल जो लगा, एक्शन ऐसा और रिस्टोरिंग कपल ऐसा लगेगा तो बच जाएगा क्या? कहने का मतलब है आपने एक्शन पाते हुए ऐसा देखा लहरों का इफेक्ट, लेकिन इस बॉडी के ऐसा आपने अरेंजमेंट किया था, मेटासेंट्रिक हाइट और सबकी कहानी, इसमें अपने आप से खुद से ही बॉडी के द्वारा एक रिस्टोरिंग कपल लगा है, और उस रिस्टोरिंग कपल के कारण ये बैलेंस हो गया है। उस रिस्टोरिंग कपल के कारण ये बैलेंस हो गया, और ये क्या हो गया है? एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो गया है। क्या हो गया? ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में बोल गया। तो रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी के केस में हमने देखा कि ये कौन सा केस है सर? ये कौन सा केस है सर? ये है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस। तो हमने जिस प्रकार से देखा रोटेशनल स्टेबिलिटी में, हमने देखा व्हेन द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सेट अप द रिस्टोरिंग कपल। लेकिन इसमें सिचुएशन दो आएंगी, ये दो सिचुएशन आएंगी। सिचुएशन में हमने देखा कि जब आपका अभी आपका केस आएगा एम, हम पढ़ेंगे आगे बहुत अच्छे से कि एम ऊपर आता है, और एम ऊपर इसलिए आएगा दोस्तों, ये ऐसी सिचुएशन तब बनेगी, मैं आपको बता दूं, ये ऐसी सिचुएशन तब बनेगी, मैं आपको बता दूं, जब जब आप क्या करोगे, जी तभी नीचे रहेगा जब वेट ज्यादा वेट नीचे रखा होगा, ऐसा नीचे ज्यादा वेट रखा होगा ऐसे, और यहाँ ऊपर कम वेट रखा होगा, तभी बनती है ऐसी सिचुएशन। इसलिए जी हमारा नीचे आता है और एम आपका ऊपर जाएगा। ऐसी सिचुएशन तभी बनती है कि किसी भी जो हमारे शिप बिल्डिंग हो गई या जो भी है, इस तरह से अरेंजमेंट हम करेंगे, इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे दोस्तों कि आपका जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो नीचे रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी तरफ नीचे रहेगा क्योंकि वेट ज्यादा रहेगा, ज्यादा नीचे आपने लोहा यूज कर दिया, पूरा नीचे आपने लोहा यूज कर दिया, ऊपर लकड़ी कर दिया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब पूरा टोटल वेट भार जो केंद्रित होगा, टोटल बॉडी का जो भार केंद्रित होगा, तो वो आपका इसी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर होगा। ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट इसलिए करते हैं कि जी हमारा नीचे हो, जिसकी वजह से हमारा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा दोस्तों। तो हमने यहाँ पर सीखा
ये किस तरह का इक्विलिब्रियम है, ये हमारी सिचुएशन बनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। भले हम आगे पढ़ रहे हैं, इसमें टेंशन न लो। आगे हम ये पढ़ेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में सबसे पहली बात तो जीएम में हमें एक पूछेगा कि भाई रिस्टोरिंग कपल जो लग रहा है किस तरह से लगेगा। तो रिस्टोरिंग कपल हमारा कैसे लग रहा है इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम के दौरान, वो लगेगा दोस्तों रिस्टोरिंग कपल एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि जो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है उस दौरान एम आपका ऊपर रहेगा जी से या नीचे रहेगा। तो ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है ये, व्हेन द एम मेटा सेंटर is above the center of gravity then the equilibrium will be 100% stable equilibrium। इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। जीएम का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। समझ आया नहीं आया? क्लियर है? इस फिगर को आप बढ़िया से बना लें। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास दूसरा इक्विलिब्रियम है हमारा यहीं पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो अनस्टेबल में क्या होगा, उल्टा करेंगे हम, उल्टा करेंगे। देखो कई दफा ऐसे भी होता है दोस्तों, अनस्टेबल की मैं बात करता हूं, कई दफा ऐसा भी होता है कि जी ऊपर अभी आ सकता है। जी ऊपर आने का मतलब है कि आपने टोटल वेट, जो भारी वेट है वो ऊपर के लिए रखा हो, जो ज्यादा वेट है वो ऊपर के लिए रखा हो, ऐसी सिचुएशन बन सकती है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई सोचने वाली बात भी नहीं है। और कपल तो दोगे ऐसे ही, आपने रिस्टोरिंग कपल तो ऐसे ही दिया होगा, कैसे दिया होगा बताओ? रिस्टोरिंग कपल तो आपने ऐसे ही दिया होगा जैसे आप देते आ ही रहे हैं। ये रिस्टोरिंग कपल तो आपने ऐसे ही दिया, सॉरी रिस्टोरिंग नहीं, लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया ऐसे ही क्लॉकवाइज। अब सवाल यह है कि दोस्तों इस सिचुएशन में देखना ध्यान से कि यहाँ पर जी अनस्टेबल की बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है कि जी आपका ऊपर ऊपर में हो इधर कहीं, है ना, यहाँ ऊपर की तरफ ज्यादा आया हो जी, और इधर तुम्हारा बी पॉइंट होगा, हाँ तुम्हारा बी पॉइंट हो गया ये लो, और ये जी है, ये तुम्हारा नॉर्मल एक्सिस है बॉडी का। और कभी भी ये बी था आपका तो इधर बी डैश हो गया, सपोज दैट यहाँ पर तुम्हारा ये ओरिजिनल बी था पहले, यहाँ पर मैंने बी डैश सिखा दिया सीधे। जी अपनी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, जी अपनी जगह है दोस्तों, जी में कोई छेड़खानी नहीं की है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा बाइंड फोर्स आपका लगा हुआ है इस पॉइंट पर बी डैश पे, वो आप आगे इसको मीट कराओगे तो ये मीट जो है आपका जी के नीचे ही कर रहा है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जी के नीचे ही मीट कर रहा है यहाँ पर कहीं, भले ये बात सच है, पढ़ना तो आपको एम ही है, ऐसा थोड़ी ना इसको एन पढ़ोगे, एम तो ही पढ़ना है, पढ़ना तो इसको एम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो बालकों एम ही है। लेकिन सिचुएशन क्या हो गई, सिचुएशन क्या हो गई बताइए? सिचुएशन हो गई जी अब एम, और पहले वाली सिचुएशन में क्या थी सर, इसमें जो सिचुएशन थी सर जी आ गया, ये था क्या, हाँ, तो जी बिलो एम, जी नीचे था एम का तो अनस्टेबल हुआ, जी अबव द एम। अब देखो इसमें हम चेक करते हैं कि क्या बनेगा, इसमें क्या पता स्टेबल हो क्या पता अनस्टेबल हो। देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर भी सिखाने का मेरा वही तरीका रहेगा कि आपके बाइंड फोर्स तो यहीं पर लगेगा, और ये जी है, भाई जी है तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पर तो टोटल वेट तब भी तो नीचे लगना है ना। कहने का मतलब अगर मैं आपको एक फिगर समझाऊं, ये फिगर कुछ ऐसा दिख रहा है, प्रोजेक्ट करके दिखाऊं, ये जी पॉइंट है सपोज दैट, और ये एम पॉइंट है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ आएगा। इस एम पॉइंट पे तो अपवर्ड फोर्स लग रहा है जिसको आप बाइंड फोर्स कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसको बाइंड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पर आपका जो वेट आ रहा है ये डाउनवर्ड आ रहा है सर डब्ल्यू का। आप देख पा रहे हैं कि जो कपल जनरेट हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन को देखें, एक कपल जो जनरेट हो रहा है दोस्तों क्लॉकवाइज का हो रहा है क्या। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स मिला, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स मिला, सॉरी रिस्टोरिंग कपल इसको कहेंगे, रिस्टोरिंग जो मूवमेंट मिला कपल मिला, आप मुझे बताइएगा रिस्टोरिंग कपल किस तरीके से मिला। तो सर ये तो क्लॉकवाइज मिल गया, ये तो गलत हो गया यार। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेबल होगा या अनस्टेबल, अब समझो जरा ध्यान से, अब मेरी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये तुम्हारे पास शिप था, सपोज दैट एक कोई शिप है, और इस शिप में आपने क्या किया, शिप कुछ आपने कुछ नहीं किया, ये आपका एक्सटर्नली हो रहा है, एक्शन हो रहा है लहरों के द्वारा, या कुछ भी आपके ज्वार भाटे जो भी आ रहे हैं, ये इसमें इसमें देखो एक 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 छोटा सा एक एंगुलर मूवमेंट हुआ क्लॉकवाइज, देखो ऐसे है ना, ये ऐसे कह दो आप, कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा, क्लॉकवाइज हुआ, ऐसे हुआ। लेकिन इसने कपल भी कैसे जनरेट हुआ, इसकी इसकी बॉडी की तरफ से, और कपल भी ऐसी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये पूरा का पूरा गया, टाटा बाय बाय खत्म, है ना। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जब आपने एक्शन भी देखा क्लॉकवाइज, और इसके ऊपर आपका ऐसा हुआ, इस बॉडी ने भी बचाने की जगह, इस बॉडी ने भी बचाने की जगह और एक मूवमेंट जनरेट कर दिया, और एक मूवमेंट जनरेट कर दिया, और ये डूबता जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है ये इसी सिचुएशन को बोलते हैं दोस्तों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सिचुएशन दोस्तों खतरनाक है, इसको बोलते हैं अनस्टेबल बॉडी या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया दोस्तों। कहने का मतलब है रिस्टोरिंग कपल आपका क्लॉकवाइज ही लग रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जी, क्योंकि आता ही क्वेश्चन ऐसा ही है, व्हेन द जी अबव द एम, तो जिन लोगों का दिमाग में फिगर आ जाएगा तो उनको पता है कि भाई जी जब ऊपर आता है तो फिर वो आपका अनस्टेबल हो जाता है, जी जब नीचे रहता है वो ठीक रहता है। कोई दिक्कत है बताओ, यहाँ तक कोई समस्या? एक और समस्या है सर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है एक तीसरा जो इक्विलिब्रियम है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में दोस्तों क्या होगा, ध्यान से देखना, बॉडी को आप रोटेशनल वो कर देते हैं, सपोज दैट बॉडी को आप क्या करते हैं, रोटेशनल मूवमेंट देते हैं, सपोज दैट बॉडी को क्या करते हैं आप, रोटेशनल मूवमेंट देते हैं कुछ ऐसे, ऐसे देते हैं सर, ये रोटेशनल मूवमेंट देते हैं कुछ ऐसे, बॉडी को कुछ रोटेशनल मूवमेंट देते हैं दोस्तों, आप दे दिया। लेकिन अगर भी आपकी ऐसी सिचुएशन होगी, आपने बॉडी को कुछ ऐसा बनाया है, इसकी सिप बिल्डिंग या बॉडी का जो बिल्डिंग इस तरह से बनाया है, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि जीएम कितना रखना है, क्या रखना है, वो सब बातें आगे बताएंगे। लेकिन अभी आप सिचुएशन को समझो कि कुछ ऐसे रखा है दोस्तों कि हमारा जो नॉर्मल एक्सिस है, ये नॉर्मल एक्सिस है दोस्तों, ऐसे नॉर्मल एक्सिस ऑफ द बीम। कहने का मतलब है कि ये तुम्हारे पास जो जी है ना, यहीं पर जी पॉइंट है, और जो हमारा बायोन्सी मिला, यहां पर नया पॉइंट मिला जो बायोन्सी पॉइंट, तो यहां पर जो बाइंड फोर्स भी एक्ट हो रहा है ना, मतलब कि एफ बी है, और जो आपका वेट भी लग रहा है, क्योंकि दोस्तों यहीं पर इंटरसेक्ट हो रहा है, सपोज दैट क्या हो रहा है, यहीं पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये पॉइंट भी आपका एम हो जाएगा। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि जी एम कोइंसाइड विद जी, या जी कोइंसाइड विद एम, कोइंसाइड विद एम। कहने का मतलब दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे, तो क्या होगा, दोनों एक पॉइंट पर होंगे कोइंसाइड विद, कहने का मतलब है, तो आप बताइएगा, बताओ जरा, बताइए क्या होगा। अरे ये होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, में हमें न्यूट्रल, सॉरी, हाँ इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब जी एम को कोइंसाइड करेगा तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये याद रखनी है, कंडीशन है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लेकिन इक्विलिब्रियम, लेकिन क्वेश्चन कुछ और भी हैं अभी यहाँ पर, आपके क्वेश्चन आपके अभी और भी हैं, टेंशन न लें। क्वेश्चन और क्या है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर जीएम की जो वैल्यू आएगी, पहली सिचुएशन कहाँ गई, ये वाली, इसमें पूछा जाता है कि फर्स्ट कंडीशन जो आपकी है स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली, ये इसको मैं ए नाम दे देता हूँ दोस्तों, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे आप। ए नाम ये है, इसको दे देता हूँ मैं बी कंडीशन, कौन सी थी, अनस्टेबल वाली। और तीसरी कंडीशन सी वाली जो थी न्यूट्रल वाली, इसको मैं सी कंडीशन बोल देता हूँ। चलो तो देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मुझे बताइए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये जीएम क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे, जीएम बताइए पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। देखो यहाँ पर बी है, ये बी की ओरिजिनल वाली पोजीशन है। अगर ध्यान से देखें
तो जीएम क्या होगा यहाँ पर देखो, बीजी प्लस जीएम है ये। जीएम निकालना हो, अगर आप ध्यान से देखें तो जीएम निकालना अगर यहाँ पर होगा तो आप बीएम में से बीजी माइनस कर दोगे क्या। जीएम इज इक्वल टू, ये देखो ना, ये हाइट चाहिए मुझे जीएम, तो बीएम में से बीजी माइनस कर दोगे, क्योंकि हम करेंगे आगे कैलकुलेट भी करेंगे। तो बीएम माइनस बीजी, बीएम बड़ा है और बीजी छोटा है। बीएम क्या है, बड़ा है, बीएम माइनस बीजी करोगे, अरे बीएम ये पूरा है और इसमें से आप बीजी माइनस कर दोगे तो जीएम नहीं आएगा, और बड़े में से छोटा घटाओगे तो 100% हो गया, ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। जीएम का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। जीएम विल बी पॉजिटिव। समझ आया, कुछ नहीं आया। जीएम विल बी पॉजिटिव फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम। जीएम मतलब मेटासेंट्रिक हाइट, जीएम मतलब मेटासेंट्रिक हाइट। अच्छा, इसमें आ जाओ, इसमें बताइए जीएम का वैल्यू मुझे बताइए, जीएम क्या होगा इसमें, पॉजिटिव या नेगेटिव बताइए। अब यहां पर आप देखो ध्यान से, इधर होगा आपका बी पॉइंट, इधर कहीं बी, तो भैया आप जीएम निकालना चाह रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा है सिचुएशन, ये ऐसे आ रही सिचुएशन, ये जी है और ये एम है और इधर बी है, बताओ जीएम इज इक्वल टू, तरीका वही है, बी बी, या एक काम करो आप सर, जीएम निकालने के लिए बीजी माइनस बीएम करो। नहीं, तरीका तो वही है ना, फॉर्मूला वही है। कहाँ गया, कहाँ था मैंने किया हुआ, ये बीएम माइनस बीजी, यहाँ पर करो जरा, बीएम माइनस बीजी करो, करो करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर भी करो ना आप, बीएम माइनस बीजी करो। तो बीएम क्या है दोस्तों, बीएम छोटा है और बीजी क्या है, बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा घटाओगे तो आपका नेगेटिव ही आएगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा दोस्तों, नेगेटिव। तो जीएम विल बी नेगेटिव इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बताओ भाई, जीएम और बीजी तो दोनों भी एक ही जगह पर है ना, मतलब कि यहाँ पर आपका ये जो बी है इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब मुझे बताओ बीएम माइनस बीजी, अरे भाई जीएम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, बीएम माइनस बीजी, पहले से करते आ रहे हैं। तो बीएम और बीजी दोनों सेम तो हैं, देखो ना, बीएम भी सेम है और बीजी भी, क्योंकि एम दोनों सेम पॉइंट पर हैं। तो भैया आप कह रहे हैं कि जीएम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पर इस केस में 0 होगा। तो भैया हमें ये पता लगा कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जीएम का वैल्यू 0 होगा। आपको अनस्टेबल के लिए पूछा जाएगा, जीएम वैल्यू आपका नेगेटिव में आएगा 100%ली, और स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव आपका आएगा ये वैल्यू। तो कुछ हद तक हमें पता लगा है, लेकिन हमने आज अभी तक जो पढ़ा है ना, केवल क्या पढ़ा है बताइए, क्या पढ़ा है अभी तक, ठीक है जी। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर जो आपने अभी आज जो पढ़ा है, वो हेडिंग बना दिखा देता हूँ मैं आपको, वो पढ़ा था लीनियर एंड रोटेशनल स्टेबिलिटी फॉर द फ्लोटिंग बॉडी। इसमें पहले लीनियर स्टेबिलिटी देखा आपने, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स मिला आपको जो कि इसको बैलेंस करवाएगा, स्टेबल करवाएगा। एक रोटेशनल स्टेबिलिटी देखी तो रिस्टोरिंग कपल आपका एक लगेगा जो बैलेंस भी करवाएगा, और हो सकता है कि वो स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल भी करा सकता है। तो उसके बारे में आपने देखा कि स्टेबल भी हो सकता है, आपका अनस्टेबल भी हो सकता है भाई क्या पता, और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो 3 सिचुएशन तो आपने वैसे ही जान लिए, समझे बात को।
ये किसके लिए बात हुई है? सारी तमाम बातें जो आपने देखी वो सब की सब बातें हुई किसके लिए बताइए? ये सब की सब बातें हुई आपके रोटेशनल स्टेबिलिटी और लीनियर स्टेबिलिटी फॉर द फ्लोटिंग बॉडी। लेकिन अभी तो आपको बता दें, आपको नेक्स्ट उसमें पढ़ना है लीनियर स्टेबिलिटी एंड रोटेशनल स्टेबिलिटी फॉर द कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी। आज हमने जो रखा है केवल इस एपिसोड में वो ये रखा है कि लीनियर स्टेबिलिटी और रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। आपने देखा होगा सारे के सारे जितने भी केस हमने पढ़े, हमने बात करी लीनियर स्टेबिलिटी की या बात करी रोटेशनल स्टेबिलिटी की, उन सभी जगहों पर हमने बात करी है फ्लोटिंग की। हमेशा आपको फ्री सरफेस दिखाया है, लेकिन अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि सबमर्ज बॉडी के लिए क्या बनेंगे न्यूट्रल, ये वाली केसेस क्या बनेंगे। कहने का मतलब है लीनियर और रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज बॉडी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, समझ गए बात को? सबमर्ज बॉडी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आज के एपिसोड को यहीं पर करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।